इस व्याख्यान का विषय है चॉम्स्की तथा रूपांतरण, निष्पादन, व्याकरण। जिस तरह ससुर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है, उसी तरह नोम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान की उच्च मेधा, मास्टर माइंड कहा जाता है। चॉम्स्की के साथ भाषा चिंतन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का उदय हुआ। आपको ये जानना चाहिए कि चॉम्स्की तर्क बुद्धिवादी थे। इस बुद्धिवाद के कारण ही उन्होंने तब तक प्रचलित भाषा विज्ञान की कई मान्यताओं पर चोट की, उनसे टकराए। इनकी मान्यता के अनुसार प्रचलित भाषा वैज्ञानिक चिंतन, ध्यान दीजिए, प्रचलित भाषा वैज्ञानिक चिंतन चूहे और पशुओं पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित है। इसलिए वह मानव की विशिष्ट प्रकृति से अनभिज्ञ रहकर उसकी सृजनात्मक शक्ति को नहीं पहचान पाता। वास्तव में नोम चॉम्स्की ने मानव मन की इसी शक्ति को पहचानते हुए भाषा के सिद्धांत दिए। अतः उन्होंने भाषा और उसके अध्ययन को संज्ञानवाद से जोड़ा, कॉग्निटिज्म से जोड़ा। संज्ञानवाद मनुष्य की ज्ञानार्जन की प्रकृति को सबसे विशिष्ट मानता है, सबसे महत्वपूर्ण मानता है। चॉम्स्की ने यह प्रतिपादित किया कि मानव होने के नाते मनुष्य भाषिक अर्जन युक्ति, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर पैदा होता है। अर्थात मनुष्य जो कुछ सीखता है वह सहजात, इन्नेट होता है। सहजात भाषिक अर्जन युक्ति से छन कर ही सार्वभौम व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर जन्म लेता है। चॉम्स्की के ये विचार बहुत ही गहन, गंभीर और विश्लेषणीय माने गए हैं और चॉम्स्की ने ऐसा करके दिखाया भी। इस प्रकार चॉम्स्की ने रचनांतरण, ट्रांसफॉर्मेशनल सिद्धांत और सार्वभौमिक व्याकरण की संकल्पना हमारे सामने रखी। अतः यह कहा जा सकता है कि चॉम्स्की के इस भाषा चिंतन ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इस दृष्टि का विकास सन 1970 के परवर्ती चरण में हुआ। जैसा कि अभी बताया गया कि यह दृष्टि भाषा को मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्रिया के रूप में देखती है। यह ध्यान दीजिए कि प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संवेग, तर्क क्षमता जैसे विषय मानव मस्तिष्क से ही जुड़े हुए हैं। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही सशक्त मशीन है, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर है। चॉम्स्की ने इस बात को समझा और उन्होंने मानव मस्तिष्क की क्षमता के संदर्भ में भाषा की बात उठाई। चॉम्स्की की दृष्टि सस्यूर की दृष्टि से अलग ही नहीं, उसके विरोध में भी खड़ी है। चॉम्स्की ने भाषा व्यवहार को स्वीकार नहीं किया। इसे उन्होंने रद्दी की टोकरी की वस्तु कहा। अतः आगे के भाषाविदों ने उनके इस तर्क को निरर्थक सिद्ध कर दिया और समाज भाषा विज्ञान की धारा प्रबल हो गई। यह भाषा विज्ञान के इतिहास से जुड़ी हुई सूचना है जो जानना आपके लिए आवश्यक है। चॉम्स्की के भाषा चिंतन में भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन का या लैंग्वेज लर्निंग का बहुत महत्व है। मनुष्य की इस शक्ति को, लैंग्वेज लर्निंग की शक्ति को वे सामाजिक नहीं, जैविक, बायोलॉजिकल मानते हैं। उनके मत में ये कोटेशन है, जन्म के समय मानव शिशु का मानस पटल धुला पुछा न होकर सहजात वृत्तियों से जुड़ा होता है। इसीलिए वातावरण में विविध संरचनाओं और शैलियों से युक्त विभिन्न वाक्यों के भीतर से भी वह सहज वाक्य और साधारणीकृत नियमों तक स्वतः पहुंच जाता है। इस बात को हम, जो बच्चा धीरे धीरे परिवार परिवेश में भाषा का अधिगम करता है,
उस प्रक्रिया में भी देख सकते हैं कि वह स्वतः विभिन्न संरचनाओं और शैलियों से परिचित होता जाता है। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार करता जाता है और फिर उसमें सुधार करके वह धीरे धीरे 5-6 वर्ष की उम्र तक भाषा का सही और सटीक प्रयोग संदर्भानुसार करने लगता है। चॉम्स्की के इस चिंतन ने तत्कालीन भाषा चिंतन को बहुत प्रभावित किया। चॉम्स्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाषा विज्ञान के लिए, ये भी उद्धरण है, किसी भाषा विशेष की व्याकरणिक संरचना एवं नियमों का पता लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सभी भाषाओं की मूल प्रकृति पर, यूनिवर्सल नेचर पर प्रकाश डालना है। उनके अनुसार भाषा अपनी आंतरिक प्रकृति में मानव मन का दर्पण है, अर्थात सभी भाषाएं अपने प्रयोक्ता के मन मस्तिष्क पर अधिकार रखती हैं और जन्म के साथ ही बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ाव महसूस करने लगता है। सार्वभौमिक व्याकरण का अध्ययन इसीलिए मानव मन की बोधात्मक क्षमता, कॉग्निटिव कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है, ये मान्यता चॉम्स्की की है और इसी का अध्ययन चॉम्स्की का रूपांतरण व्याकरण संबंधी विचार करता है। मानव मन की बोधात्मक क्षमता के संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि सार्वभौम व्याकरण ही भाषा वैज्ञानिकों के अध्ययन की साध्य वस्तु होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर कोई व्यक्ति, कोई बालक भाषा का अधिगम करता है। इसमें संदेह नहीं कि चॉम्स्की के इस भाषा सिद्धांत से आधुनिक भाषा विज्ञान की धुरी संरचनावाद से बदलकर रूपांतरण प्रजनक, जिसे हम टीजी सिद्धांत कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव सिद्धांत, पर आ टिकी। बाद में अधिकांश व्याकरण सिद्धांत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चॉम्स्की के सिद्धांत का आधार लेकर ही विकसित हुए हैं। ये ध्यान दीजिए कि सन 1965 में चॉम्स्की की पुस्तक आई एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। इसी पुस्तक में टीजी मॉडल की नींव रखी गई और ये पुस्तक अत्यधिक प्रचलित हुई। 7वें दशक तक रूपांतरण प्रजनक सिद्धांत सबसे प्रभावी रहा। इस पुस्तक में उन्होंने रूपांतरण प्रजनक नियम के 4 घटक निर्धारित किए। इन चारों घटकों को आप ध्यान से देखें। आधार घटक, रूपांतरण घटक, ध्वन्यात्मक घटक और इसके साथ ही अर्थीय घटक। चॉम्स्की ने यह भी सिद्ध किया कि आधार घटक की व्यवस्था में ही रूपांतरण और अर्थीय घटक निहित होते हैं तथा इसी आधार पर वाक्य की गहन रचना, डीप स्ट्रक्चर संरचित होती है। इस बात को थोड़ा सा और खोलकर यहाँ देखने की ज़रूरत है। आधार घटक भाषा का मूलभूत व्याकरण होता है। रूपांतरण घटक वे घटक हैं जो भाषा की संरचना में समय समय पर परिवर्तन ले आते हैं, जिनकी चर्चा हमने रूप परिवर्तन या लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन के संबंध में कहे। तो उपसर्ग प्रत्यय लिंग वचन बदलने के जो नियम हैं वो सब रूपांतरण घटक हैं। तीसरा ध्वन्यात्मक घटक जो ध्वनियों से संबंधित हैं, जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं। और फिर अर्थीय घटक जिनकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं, उनके प्रकारों की भी हमने आपसे चर्चा की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में चॉम्स्की का स्थान अनूठा है। भाषा विज्ञान के इतिहास में वे सबसे ठोस और उतने ही विवादास्पद भाषाविद के रूप में प्रसिद्ध और विख्यात हैं। उनकी पहली किताब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर
सन 1957 में आई। इस पुस्तक में चॉम्स्की ने व्याकरण के 3 प्रकार के नियम प्रस्तावित किए हैं। पदबंध रचना नियम, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, रूपांतरण नियम, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स और रूप स्वनिमिक नियम, मॉर्फोफोनेमिक रूल्स। इन तीनों के विषय में आपकी इकाई में सौदाहरण चर्चा की गई है। आपके लिए यहाँ ये जानना आवश्यक है कि चॉम्स्की ने अपनी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर पुस्तक में जिन 3 नियमों की प्रस्तावना की थी, उनके अंतर्गत शब्द, पदबंध और वाक्य रचना सिमट जाती है। सन 65 की पुस्तक में चॉम्स्की ने अर्थ तत्व की आंतरिक संरचना के विश्लेषण की बात कही। इस प्रकार इनमें से पहली पुस्तक को, जो 1957 की है, उसे हम 1957 का मॉडल, और दूसरी पुस्तक को जो सन 1965 की है, उसे हम 1965 का मॉडल कहते हैं। इनकी भी सौदाहरण चर्चा आपकी इकाई में है। यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि ये दोनों मॉडल मिलकर पहले स्तर पर शब्द, पदबंध और वाक्य की संरचना को उभारते हैं, और दूसरी पुस्तक अर्थ के स्तर पर व्यापक चर्चा करती है। और ये दोनों पुस्तकें मिलकर संरचनात्मक भाषा विज्ञान का एक संपूर्ण रूप हमारे सामने रखती हैं। इसीलिए चॉम्स्की, यदि संरचना के किसी भी स्तर पर हम बात करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत अनिवार्य व्यक्ति बन जाते हैं। चॉम्स्की के सिद्धांतों का विरोध भी हुआ। जैसा आपको बताया गया कि उनका ध्यान भाषा व्यवहार पर नहीं था, इसलिए उनके विरुद्ध भी कई विचार आए और क्रमशः समाज भाषा विज्ञान का उदय हुआ। जो भाषाविद भाषा अध्ययन के आधुनिक विचारों में रुचि रखते हैं, वे चॉम्स्की के सिद्धांतों से टकराए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। भाषा क्या है और भाषा की प्रकृति कैसी है, इन प्रश्नों पर इतनी गंभीर चर्चा चॉम्स्की के पहले नहीं हुई थी। भाषा क्या है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि भाषा मानव के मस्तिष्क की उपज है और मनुष्य के पूरे जीवन में भाषा का अपना महत्व होता है। उसकी प्रकृति कैसी है, ये बताने के लिए ही चॉम्स्की ने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की संकल्पना सामने रखी और उसके माध्यम से उसका भाषा का विश्लेषण किया। उन्होंने भाषा की आंतरिक और गहन संरचना को वैज्ञानिक धरातल पर समझाने का यत्न किया। इसके पहले गहन और आंतरिक स्तर पर भाषा को देखने का यत्न नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भाषा चिंतन को और भाषा संरचना के विश्लेषण को वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार भी दिया, जिसमें ये कहा गया कि चॉम्स्की का चिंतन दार्शनिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक तीनों धरातलों से संबद्ध है और इसीलिए चॉम्स्की के चिंतन को लैंग्वेज फिलॉसफी, बायोलॉजिकल लैंग्वेज एनालिसिस तथा साइकोलिंग्विस्टिक्स तीनों को चॉम्स्की के चिंतन का आगे चलकर लाभ मिला, जिस पर हम आगे के व्याख्यानों में आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही विचार और भाषा के अंतः संबंधों की खोज भी सबसे पहले चॉम्स्की ने ही की कि कैसे हमारा चिंतन, हमारे विचार भाषाबद्ध होते हैं और फिर उन विचारों को यदि हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो किस रूप में वो विचार दूसरा व्यक्ति भी ग्रहण कर लेता है। इस संबंध में चॉम्स्की की कुछ मूलभूत धारणाएं हैं
जिनको हम यहाँ आपके सामने रखने जा रहे हैं, इन्हें हम चॉम्स्की के भाषा चिंतन की खासियतें या विशेषताएं भी कह सकते हैं। नंबर 1, चॉम्स्की के रूपांतरण प्रजनक व्याकरण में भाषिक इकाइयों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपसे कहा कि इतना गहन और आंतरिक विवेचन इसके पहले के भाषा विश्लेषण में हमें नहीं मिलता। तो चॉम्स्की के रूपांतरण प्रजनक व्याकरण में भाषिक इकाइयों का सूक्ष्म विश्लेषण हमें मिलता है। नंबर 2, मानव शिशु अपनी मातृभाषा के संरचनात्मक नियमों को तो आत्मसात करता ही है, वह ऐसी उक्तियों का उत्पादन भी कर सकता है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना। यानी मानव मस्तिष्क में कुछ ऐसे गहन जैविक तत्व होते हैं जिनके द्वारा वो अपनी मातृभाषा का तो अधिगम करता ही है, साथ ही अपनी मातृभाषा के उन नए नए वाक्यों को भी सीखता और समझता चलता है जिन्हें पहले उसने कभी सुना नहीं था। नंबर 3, व्याकरण नियमों का रूप सभी भाषाओं में समान होता है। ये बड़ा ही क्रांतिकारी सूत्र है कि नियम जो होते हैं भाषा के, वो सभी भाषाओं में विश्व की लगभग समान होते हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क की संरचना समान होती है, उसकी जैविक विशेषताएं समान होती हैं। नंबर 4, भाषा के आंतरिक नियम इतने विशिष्ट होते हैं कि उन्हें जैविक मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि भाषा कोई सामान्य संरचना नहीं होती, उसका हर नियम, हर व्यवस्था विशिष्ट होती है। इसलिए मानव मस्तिष्क ही उसे कोड और डिकोड करता है, अर्थात अपने भीतर हम वक्ता के रूप में उसे संयोजित करते हैं, उसको कोडीकृत करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं और फिर श्रोता उसे ग्रहण करके उसकी डिकोडिंग करता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। यह सारी प्रक्रिया क्योंकि बायोलॉजिकल है, जैविक है, इसीलिए यहाँ चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि उसे जैविक मानने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। नंबर 5, रूपांतरण व्याकरण सिद्धांत को चॉम्स्की ने सर्वोत्तम सिद्धांत कहा है। उनके अनुसार इसी के आधार पर भाषा की व्यवस्थापरक संरचना का विवरण दिया जा सकता है। यूनिवर्सल ग्रामर की संकल्पना को चॉम्स्की ने बहुत महत्व इसीलिए दिया कि इसके आधार पर भाषा का जो सिस्टम है, जो उसकी सिस्टमेटिक व्यवस्था है, संरचना है, उसका विवरण हम दे सकते हैं और इसीलिए विश्व की किसी भी भाषा का इस नियम के अनुसार विवरण दिया जा सकता है और दिया भी गया, दिया भी जा रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्सल रूल्स हैं संज्ञा के, सर्वनाम के, वाक्य रचना के, उनमें कर्ता कर्म क्रिया का ही आप देखते हैं योगदान होता है, चाहे उनकी व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, लेकिन नियम सार्वभौमिक होते हैं। नंबर 6, इस विवरण के आधार पर सार्वभौम व्याकरण सिद्धांत का खाका तैयार किया जा सकता है और यूनिवर्सल ग्रामर का ऐसा खाका चॉम्स्की ने तैयार भी किया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उसके आधार पर हमने विश्व की कई भाषाओं के विवरण देखे, प्राप्त किए और भाषाविदों ने उसका उपयोग किया। चॉम्स्की का महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने सिद्धांतों का जो संसार रचा,
जो उन्होंने सिद्धांत दिए उनका उपयोग बहुत हुआ। वे सिद्धांत उपयोग की दृष्टि से बहुत व्यापक कहे जा सकते हैं। बहुत कम ऐसे भाषा सिद्धांत हैं जो इतने उपयोगी सिद्ध हुए हों और जिनका प्रयोग हमने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए किया हो। ये विभिन्न क्षेत्र बहुत ही सफलता के साथ चॉम्स्की के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इनमें प्रमुख है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में चॉम्स्की के सिद्धांत ने, चाहे वो मनोविश्लेषण से संबंधित हो, चाहे वो सार्वभौमिक व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वो रचनात्मक प्रजनक व्याकरण से संबंधित हो, इन सब का उपयोग भाषा शिक्षण के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में किया जाता है। चाहे वो प्रथम भाषा शिक्षण हो, चाहे मातृभाषा शिक्षण हो या अन्य भाषा शिक्षण हो। इसी प्रकार भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग के क्षेत्र में भी चॉम्स्की का सिद्धांत बहुत काम करता है कि एक मानव शिशु भाषा कैसे सीखता है, किस प्रक्रिया से सीखता है, उस सीखने की प्रक्रिया में मानव शिशु का मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है। इसके साथ ही मनोभाषा विज्ञान और वाक चिकित्सा में भी चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क एक ऐसा यंत्र है जो भाषा की सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये मनोभाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र है। चॉम्स्की के सिद्धांतों ने मनोभाषा विज्ञान को भी बहुत कुछ दिया है। इसी प्रकार वाक चिकित्सा, जो कि वाक विकारों के कारण की जाती है, हमारे भीतर या कई भाषा प्रयोक्ताओं के भीतर कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं जिनके कारण उन्हें वाक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जैसे तुतलाना, हकलाना, रुक रुक कर बोलना इत्यादि। इनके लिए जो वाक चिकित्सक काम करते हैं उनके लिए भी चॉम्स्की के जो भाषिक सिद्धांत हैं वो बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन क्षेत्रों में चॉम्स्की के भाषा सिद्धांत ने केवल सहायता ही नहीं पहुंचाई, बल्कि पूरे अध्ययन क्षेत्र को बहुत परिवर्तित किया, विस्तृत किया। जॉन लॉयंस, जो बहुत बड़े भाषाविद हैं, 1971 में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कोट कर रहा हूँ कि चॉम्स्की का रूपांतरण प्रजनक व्याकरण सिद्धांत चमत्कार है, पर उन्होंने भाषा विश्लेषण की प्रक्रिया को अत्यंत औपचारिक भाषा तक सीमित कर दिया। अतः उनके सिद्धांत को आज नहीं तो कल चुनौती मिलेगी ही। लॉयंस ने ये बात इसलिए कही कि चॉम्स्की के सारे सिद्धांत जो बहुत औपचारिक या मानक या स्टैंडर्ड भाषा है, उसी को आधारित करके निर्मित किए गए थे। इसलिए लॉयंस ने ये देख लिया था कि ऐसे सिद्धांतों का विरोध भी होगा और उसे चुनौती भी मिलेगी। जैसा हमने पहले भी कहा कि ये चुनौती चॉम्स्की को मिली और धीरे धीरे जो भाषा व्यवहार से संबद्ध लोग थे, भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने चॉम्स्की की इस सीमा पर दृष्टिपात किया और एक बहुत व्यापक भाषा अध्ययन का क्षेत्र संरचनात्मक धरातल पर उभरा, जिसे हम आज समाज भाषा विज्ञान के नाम से अथवा संप्रेषण परक भाषा अध्ययन के नाम से
जानते हैं। धन्यवाद।